शुरुआत पहले यहाँ पर अथर साहब से कर लेते हैं। अथर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एल निनो तो ऑफ कोर्स एक चिंता है ही, लेकिन साथ ही कच्चे तेल की भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो ये पूरा का पूरा जो एथनॉल का पुश हमने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा, आपको लगता है इन दोनों फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा वो एग्रेशन शायद कम हो जाएगा? अब ये देखिए, एल नीनो का जो फैक्टर है ये समय समय पर आता रहता है। और इसका जवाब ये है कि हमारी जो उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जहाँ तक और तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। जहाँ तक इथेनॉल का प्रश्न है, ये हमने एक ऐसा फैसला उठाया है जो देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के रुकावट की संभावना होनी भी नहीं चाहिए। इसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। और जैसा कि मैं पिछली बार भी आपसे मुलाकात में कह चुका हूँ कि एक बड़ी कैपेसिटी क्रिएट की जा चुकी है और बहुत कुछ इससे एडवांटेजेस हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हमें एक तरफ एल नीनो की तैयारी भी करनी है और दूसरी तरफ इथेनॉल के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको लगता है एथनॉल को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, तो क्या ये मान के चलें कि एक्सपोर्ट्स जो कि पिछली बार रोक दिए गए थे आगे भी रुकते हुए नजर आएंगे? अभी एक्सपोर्ट्स एक प्राथमिकता नहीं है। अभी देश में चीनी की डिमांड है, उसको पूरा करना एक प्राथमिकता है। और इथेनॉल को आगे बढ़ाना ये प्राथमिकता है। और समय के साथ साथ एल नीनो इस वर्ष की एक समस्या है, लेकिन आने वाले वर्षों में हम ये आशा करते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ता रहेगा और फिर हम एक्सपोर्ट मार्केट में फिर आ जाएंगे। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि हमारे देश की जो डिमांड है उसको पूरा करें और इथेनॉल सेक्टर में जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करें। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर प्राथमिकता नहीं है। साथ ही साथ एथनॉल के प्राइसेस की बात की जाए तो बी हेवी मोलासेस, केन जूस बहुत समय से यहाँ पर रिवाइज नहीं हुए, 4 साल से रिवाइज नहीं हुए हैं उनके प्राइसेस। एथनॉल सप्लाई यहाँ पर लेकिन ज़्यादा है। किस तरह की प्राइसिंग इश्यूज और ओवर कैपेसिटी से फिलहाल हम जूझ रहे हैं? जी, ये हमारी सरकार के पास हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन रही है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करिए। और इतने दिनों से जो दाम नहीं बढ़ाए गए उनका असर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है। और आखिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, तो उसका उचित मूल्य डिस्टिलरीज को मिलना चाहिए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर ज़रूर विचार किया जाएगा और जो प्राइसेस बहुत दिनों से बढ़ाए नहीं गए हैं उनके ऊपर ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन जब आप इस पूरी चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसमें जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और वही एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि कंज्यूमर परसेप्शन यहाँ पर किस तरह से इंडस्ट्री उसे टैकल कर रही है, जिस तरह के मीम्स ट्वीट्स हम आता हुआ देख रहे हैं। इंडस्ट्री से ज़्यादा इसको सरकार को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इथेनॉल के बारे में, जो कि सही नहीं है। तो इसको एक अच्छी ढंग से इसके बारे में बताया जाना चाहिए कंज्यूमर्स को कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और बहुत सारे फ़ायदे जो फॉरेक्स की सेविंग है या जो किसानों को की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है वो सब को अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर जो टैक्स स्ट्रक्चर है और अल्टीमेटली जो प्राइस लोग पे करते हैं पंप के ऊपर में, उसके ऊपर में भी सोच विचार होना चाहिए। क्योंकि जब तक गाड़ियां नहीं है तब तक E85 यहाँ पर रोल आउट नहीं किया जा सकता। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं विक्रम गुलाटी, जो कि कंट्री हेड हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के। विक्रम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर इंडिया अब कमर्शियल रोल आउट E85 का देख रहा है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज एंड प्रिपेयर्डनेस आप देखते हैं इंडियन मार्केट्स में? पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो E85 है, यानी कि ऐसा फ्यूल जिसमें 85% इथेनॉल होता है, वो आम गाड़ियों के लिए नहीं है। वो ऐसी गाड़ियों के लिए है जो फ्लेक्सी फ्यूल होती हैं। फ्लेक्सी फ्यूल माने क्या? माने कि ऐसी गाड़ियां जो किसी भी इथेनॉल की मात्रा का मिक्सन ले सकती हैं। वो सिर्फ उन गाड़ियों के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि अब आगे जाके जो एनर्जी सिक्योरिटी है और फॉसिल फ्यूल का हमें यूज घटाना है, उसके लिए अगर हमें अधिक मात्रा में इथेनॉल यूज करना है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अभी पीछे कुछ समय पहले 2 टू व्हीलर्स और एक गाड़ी
को लॉन्च किया गया है जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है, अब ये मार्केट में उपलब्ध है। ऐसी गाड़ियां E85 यूज कर सकती हैं और ब्राजील का एग्जाम्पल और बाकी और देशों का भी एग्जाम्पल ये दिखाता है कि ये काफी सक्सेसफुल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। जो आम गाड़ियां हैं वो E20 यूज करती रहेंगी। अगर कॉस्ट देखें इन फ्लेक्स फ्यूल्स की, जैसे आपने कहा 2-1 गाड़ियां यहाँ पर लॉन्च भी हुई हैं, अगर उनका कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो ये ज़्यादा है नॉर्मल गाड़ियों के सामने। एफिशिएंसी यहाँ पर लो बताई जा रही है। एंड कंज्यूमर को आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए गए तो भारत सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए, टैक्स में ब्रेक दिया, फेम स्कीम लाए, रोड टैक्स को कम किया गया, बिजली में कहीं कहीं जगह पे राहत दी गई, डिस्पेंसिंग स्टेशन पे इन्वेस्टमेंट किया गया। तभी हम जो अभी मार्केट में जो ग्रोथ आ रहा है वो विजिबल हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को दोनों चीज चाहिए, कन्वीनियंस और इकोनॉमिक बेनिफिट। अब जहां तक इथेनॉल और E85 की बात है, ये भी एक सच बात है कि इथेनॉल जो है उसकी जो एनर्जी कंटेंट होता है, एनर्जी डेंसिटी, वो पेट्रोल से कम होता है, तो माइलेज में ड्रॉप जरूर आता है। और जो गाड़ी है वो चूंकि डिफरेंट है पेट्रोल व्हीकल से, क्लीनर है, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई 40 से 50-60 हजार रुपए कार के संदर्भ में ज्यादा होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग, और उस पे चूंकि टैक्स रेट सेम है, टैक्स भी ज्यादा लगेगा आज की तारीख में, चूंकि अभी अभी आ रही है ये टेक्नोलॉजी। अब जहां तक रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट में भी जो फ्यूल एफिशिएंसी का लॉस होगा तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। आगे जाते मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ऑटो ओईएम्स को साथ कार्य करना पड़ेगा ताकि ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस और इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। अगर आज के टाइम पे सरकार की तरफ से कोई स्कीम आए जिसमें ज्यादा टैक्स ना लिया जाए कंज्यूमर से, तो ओईएम्स भी इसको स्केल अप कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट और लागत तकरीबन कंज्यूमर को सेम प्राइस पे पहुंचा सकते हैं। जहां तक फ्यूल की बात है, भारत सरकार ने ऑलरेडी एक काफी अच्छा स्टेप ले लिया है। जो E85 है वो पेट्रोल से 20% सस्ता है, पर इसमें थोड़ी सी और डिफरेंस लाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये सब हो जाएगा। अगर ये सब होता है तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कन्वीनियंस रहेगी, अफोर्डेबिलिटी रहेगी, और उसके साथ साथ इसका क्लीन क्रेडेंशियल बहुत ही लाभ देने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेल्फ रिलायंस की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं इन एनर्जी, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा।